चलिए, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया? चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 43 नंबर ना, यहीं से आज का क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, इसी को हम कल बताए थे, कल शायद एक स्टेप छूट गया था, खाली आंसर नहीं आया क्योंकि वो तो जो छूटा होगा वो कटिए गया होगा, तो आंसर तो आपका फिक्स है, वही जो कल से आ गई। क्या करिए थे, हम ये बोले थे विद्यार्थीगण कि इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस लिख देते हैं, ऐसे और ऐसे उल्टा विद्यार्थीगण लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 और माइनस कितना 1, और बट्टा में हम बोले थे कि 1 गुने विद्यार्थीगण 4 गुने कितना 7, और प्लस फिर इसको विद्यार्थीगण क्रॉस करके किनारे वाला तो ये हो जाएगा 10 माइनस कितना 4, और बट्टा में ये आपका 4 और गुने 7 और गुने 10, प्लस फिर से विद्यार्थीगण ये इसमें 13 इधर आ जाएगा, 13 और माइनस क्या हो जाएगा 7, और नीचे में क्या है भाई, तो आप बोलिएगा सर 7 गुने 10 और गुने क्या है 13 है ये। उसके बाद प्लस यहाँ पर 16, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 10, और बट्टा में क्या है भाई, तो आप बोलिए 10 गुने कितना 13 और गुने कितना है 16, और प्लस यहाँ पर जब करिएगा तो आपका हो जाएगा 19 माइनस 13, दोनों किनारे वाला का डिफरेंस ले लेना है, और बट्टा में क्या हो गया, ये आपका 13 और गुने 16 और गुने क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट बंद, ये पूरा ब्रैकेट बंद। लेकिन आप ये कहिएगा कि सर इसका अर्थ क्या हुआ, क्यों हम ऊपर में निगेटिव किए, तो हम फिर से एक बार बताएंगे कि यदि दो फ्रैक्शन को आप बनाते थे, एक बट्टे मान लेते हैं 3 रहता है, माइनस एक बट्टा में 7 रहता है, तो होता क्या है ना भाई कि जब इसे आप हल करते हैं तो नीचे में तो 3 गुने 7 होगा, लेकिन जब आप हल कर रहे होंगे तो किनारे वाला इधर आएगा, किनारे वाला इधर है, यानी 7 माइनस कितना हो जाता है, ये 3। जब ऐसी अवस्था में आप हल करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी कारण है कि हम कर दिए। लेकिन आप कहिएगा तो सर हमको पता है कि मैथमेटिक्स ये कहता है कि यदि हम कोई स्टेप लिए तो उसको उसको सोल्व करने पर मेरा पहला वाला स्टेप आ जाना चाहिए। तो क्या विद्यार्थीगण इसे आप हल करेंगे तो क्या आपका पहला वाला स्टेप आ पा रहा है? तो आप बोलेंगे सर नहीं आ पा रहा है। कहाँ आ पा रहा है? ऊपर तो 6 आ गया, हालांकि मेरा क्वेश्चन नीचे डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों, सबका हर ज्यों का त्यों है, यहाँ पर लेकिन अंश में 6 हो गया, यहाँ पर अंश में 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, ये विद्यार्थीगण 6 सारे के जगहों पर हो गया। तो उस 6 को हटाने के लिए भी एक काम किए, बस यही एक नया चीज करिए कि हम क्या किए, 1/6 से गुणा कर दिए। बाहर में गुणे करने का अर्थ है कि अंदर वाले सारे डिपार्टमेंट में हम गुना कर दिए, अंदर वाले सारे फ्रैक्शन में हम इस 1/6 से गुना, ये 1/6 अंदर जाएगा तो ऊपर में जो 6 बना उसको हटा देगा, और ये बोलेगा कि पहले तुम सवाल जो थे वो हो जाओ। ये भी 1/6 जाएगा, ऊपर 6 हटा देगा, जो सवाल पहले था हो जाएगा। ये 1/6 सब में विद्यार्थीगण 6 को क्या कर देगा, हटा देगा। अब भाई मेरे यहाँ पर बचा 1 में कितना 6, यहाँ पर अब इसको विद्यार्थीगण दो फैक्टर के रूप में लिखते हैं। दो फैक्टर आना चाहिए यही, देखिए आप दो फैक्टर में लिखिए। हम 1 में 1 गुने कितना लिख दें 4, और माइनस यहाँ पर 1 में ये आपका 4 गुने क्या लिख दें 7। आप एक बार इसे हल करके देखें, सर 1 में 1 गुने 4 माइनस 1 में 4 गुने कितना 7, एलसीएम लेंगे तो 1 गुने 4 गुने 7, यहाँ पर लगाएंगे तो 1 4 कैंसिल बचेगा 7, यहाँ पर लगाएंगे तो 4 7 कैंसिल -1, देखिए ऊपर वाला आ गया। उसी प्रकार से इसको भी कर देंगे, क्या करेंगे प्लस इसको 1 में विद्यार्थीगण 4 गुने कितना 7, 4 गुने 7 माइनस 1 में 7 गुने कितना कर देंगे 10, फिर प्लस यहाँ भी 1 में ये 7 गुने कितना 10, और माइनस 1 में ये 10 गुने कितना कर देंगे 13, फिर प्लस यहाँ भी 1 में 10 और गुने 13, और माइनस 1 में ये आपका 13 और गुने कितना 16, और फिर प्लस 1 में यह 13 गुने विद्यार्थीगण 16, और माइनस 1 में 16 और गुणे क्या हो गया आपका 19, ये कंप्लीट बना। इतना करने के बाद विद्यार्थीगण आप देख रहे होंगे कि -1/47 प्लस 1/47 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस सारे विद्यार्थीगण कट जाएंगे। बस आपका बचा क्या, तो इधर से बचेगा 1/6, और यहाँ पर बचेगा 1/4, और उधर बचेगा विद्यार्थीगण 1 और बट्टा में 16 गुने 19, ये आपका 16 और गुने क्या बचेगा 19, यही विद्यार्थीगण बचेगा। इसी को हल करेंगे तो 25 में 600 विद्यार्थीगण 8, यानी उत्तर आपका 8
ए नंबर आएगा। यही चीज विद्यार्थीगण पिछले क्लास में हम लोग किए थे, एक स्टेप सिर्फ भूल गए थे, हालांकि कट जाएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम बीच वाला स्टेप एक भूले थे, तो यानी कट क्या होगा वो। तो ऐसे हम लोग करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर विद्यार्थीगण 44 में 1 में 1 गुने 2 प्लस 1 में 1 गुने 2 गुने 3 प्लस 1 में 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 प्लस डॉट 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 का मान ज्ञात करें। इसका विद्यार्थीगण मान ज्ञात करने को कह रहा है। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान ज्ञात करने को कह रहा है। देखा जाए विद्यार्थीगण, जब हम ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे, इस प्रकार के विद्यार्थीगण प्रश्न को बनाएंगे, तो एक इससे पहले विद्यार्थीगण बनाने से पहले आपको 2-3 बात पर ध्यान देना पड़ेगा। इसको बनाने से पहले विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा। देखा जाए यहाँ पर गौर करेंगे, एक चीज ध्यान देंगे आप सारे विद्यार्थी लोग, क्या होता है एक विद्यार्थीगण सीरीज चलता है, ठीक ना, जिसको हमको विद्यार्थीगण एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहते हैं, जिसे विद्यार्थीगण हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ई का वैल्यू जो होता है 2.718 होता है। ये विद्यार्थीगण एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहलाता है और इसका मान जो होता है विद्यार्थीगण 2 इसे विद्यार्थीगण आप याद रखेंगे। ये विद्यार्थीगण क्या करेंगे, याद रखें, इसको विद्यार्थीगण आपको याद रखना पड़ेगा। ये है क्या, तो ये ध्यान दीजिएगा, जब विद्यार्थीगण कभी 1 प्लस 1 में फैक्टोरियल 1 प्लस 1 में फैक्टोरियल 2 प्लस 1 में फैक्टोरियल 3 प्लस 1 में फैक्टोरियल 4 और इसी सीरीज को अनंत तक विद्यार्थीगण लिखते हैं। इसी सीरीज को कितना तक भाई, अनंत तक लिखते हैं। इसी सीरीज को जब अनंत तक लिखते हैं तो इसे हम लोग ई नाम देते हैं और इसी ई का वैल्यू ही यह 2.71 और क्या होता है 8। ध्यान दीजिएगा, यह चीज क्या कह रहे हैं कि यदि विद्यार्थीगण 1 प्लस 1 में फैक्टोरियल 1 प्लस 1 में फैक्टोरियल 2 प्लस 1 में फैक्टोरियल 3 प्लस 1 में फैक्टोरियल 4, इसी तरह से यदि यह सीरीज अनंत तक जाता है, यदि यह सीरीज विद्यार्थीगण अनंत तक जाता है, तो इसी अनंत वैल्यू का मान जो ई कहा जाता है, जो ई विद्यार्थीगण ये सिद्ध करना विद्यार्थीगण निकालना होता है, ये आपको बीएससी वगैरह में पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन में यदि इसका यूज कभी आए तो याद रखिएगा ई का मान जो होता है 2.718। यह एक विद्यार्थीगण आगे बढ़ते जाता है। यहाँ ई भी याद रखिएगा कि यह ई का जो वैल्यू है एक अपरिमेय संख्या है। यह विद्यार्थीगण अपरिमेय संख्या आता है। यह जो विद्यार्थीगण जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, यह भी ध्यान दीजिए। या इसी सीरीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 1 और बट्टा प्लस यह फैक्टोरियल 1 यानी विद्यार्थीगण 1 ही रहेगा, प्लस यदि वैल्यू लिखेंगे तो 1 बट्टा में फैक्टोरियल 2, तो 2 गुने क्या हो जाएगा 1। यह विद्यार्थीगण या 1 गुने, फैक्टोरियल का अर्थ होता है 1 गुने 2। यदि विद्यार्थीगण प्लस इसको लिखेंगे तो 1 बट्टा में 1 गुने 2 गुने 3 प्लस यदि यह 4 है तो आप बोलिएगा सर 1 बट्टा में 1 गुने 2 गुने 3 गुने कितना 4,
और इसी तरह से ये इनफिनाइट तक। तो ये दोनों श्रेणी एक ही चीज है, बस एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, बस एक में हम फैक्टोरियल के रूप में रिप्रेजेंट करें और एक में फैक्टोरियल तोड़कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक में हम फैक्टोरियल के रूप में रिप्रेजेंट करें और एक में हम फैक्टोरियल को तोड़कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थीगण दोनों का मान यही होगा, दोनों एक ही चीज है और दोनों का मान 2.718 समथिंग होता है। आगे ये विद्यार्थीगण बढ़ते जाता है, लेकिन आप मिनिमम 3 अंक तक निकालकर याद रखेंगे 2.718। ये दोनों एक ही श्रेणी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है विद्यार्थीगण, दोनों बस एक को हम फैक्टोरियल के रूप में लिखें और एक को विद्यार्थीगण सिर्फ उसे फैक्टोरियल को तोड़कर। यदि ऐसा कोई श्रेणी अनंत तक जाता है तो उसका मान 2.718 होता है। इसे याद रखेंगे आप लोग, इसे सिद्ध करना नहीं है, ये विद्यार्थीगण कैलकुलस का से गणना होता है, तो यहाँ गणना करना आपके सिलेबस में नहीं है, वो बीएससी वगैरह का चीज है, लेकिन अभी आप ई का मान इतना याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने सवाल पर आते हैं। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए सवाल मेरा यही था, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो एक बात बताएं विद्यार्थीगण, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, तो हम ये चीज कहेंगे कि हम जानते हैं, यदि वी नो दैट विद्यार्थीगण, पूरा एक्सपेरियंस शुरुआत से बताते हैं कि ई का वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। वी का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि सर आपका ई का वैल्यू 2.71 और क्या होता है 8 होता है। ई का मान ये होता है। ई है क्या, तो आप बोलिएगा सर ई जो है एक और उसके बाद प्लस 1 में विद्यार्थीगण 1 और उसके बाद प्लस 1 में विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 2 प्लस 1 में भाई फैक्टोरियल 3, यानी 1 गुने 2 गुने 3 प्लस 1 में फैक्टोरियल 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 और इस तरह से अनंत का मान है। इसी अनंत का मान अभी तुरंत आप बताएं 2.718 समथिंग होता है, ठीक है। अब विद्यार्थीगण यदि बात करते हैं तो एक का मान 1 हो जाएगा प्लस यहां पर विद्यार्थीगण 1/1 हो जाएगा और उसके बाद प्लस। अब विद्यार्थीगण यहां से आपका सवाल पूछा है, अब विद्यार्थीगण इसी में हम सवाल को शामिल कर रहे हैं। सवाल विद्यार्थीगण ई एक आगे ज्यों का त्यों 1/1 हो गया। अब यहां से आपका सवाल पूछा, सवाल आपसे यहां रहा विद्यार्थीगण, यहां से आपका सवाल पूछा है। सवाल क्या कह रहा है कि 1/1 इंटू विद्यार्थीगण 2 और प्लस 1 में विद्यार्थीगण 1 गुने 2 गुने कितना 3 और प्लस 1 में 1 गुने 2 गुने विद्यार्थीगण 3 गुने 4 और इस तरह से विद्यार्थीगण अनंत तक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये जो येलो कलर का हम लिखे हैं, पीला कलर का, यही आपका सवाल पूछा है। हालांकि विद्यार्थीगण सीरीज यहां से होता है 1 प्लस 1 में फैक्टोरियल 1 प्लस 1 में फैक्टोरियल 2, लेकिन आपका प्रश्न जो विद्यार्थीगण उठाया है ना, यहां से विद्यार्थीगण उठाया है, यहां से कहां तक अनंत तक उठाया है। तो हम जानते हैं विद्यार्थीगण, लेकिन हम तो भी पूरा सीरीज लिखे हैं, तो जब पूरा सीरीज लिखे हैं तो वैल्यू भी मेरा पूरा ही लेना पड़ेगा। पूरा सीरीज लिखे हैं तो वैल्यू भी मेरा क्या लेना पड़ेगा, पूरा ही लेना पड़ेगा, यानी 2.718 है। आया लिंक? तो अब बताएं विद्यार्थीगण, यदि हम सिर्फ येलो कलर वाला का मान निकालना चाहते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक का मान निकालते हैं, तो आप बोलिएगा सर आगे का जो 1 और 1 2 बनाना, 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1, ये जो है विद्यार्थीगण जाके उधर हम घटा देंगे। ये जो विद्यार्थीगण 1 और 1 बनाना, हमको विद्यार्थीगण एक शुरुआत से नहीं पूछा था, हमको ये यहां से सवाल पूछा था, कब यहां से पूछ सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भी, यह ई के मान पर ही विद्यार्थीगण 2-4 क्वेश्चन बन सकता है। कभी यहां से पूछ देगा तो सिर्फ 1 जाके घटेगा, ये 2 स्टेप यहां से पूछा है तो इस बार 2 जाके घटेगा। कभी कभी विद्यार्थीगण ये 3 स्टेप छोड़ के यहां से पूछेगा तो ये इतना जाके उसमें घटेगा। तो ये आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि हमसे पूछ का रहा है। तो भाई ये 2 उधर जाके बस घट गया, तो आपका आंसर होगा कि सर इसका अर्थ है 1 इंटू 1 प्लस विद्यार्थीगण 1 में 1 गुने 2 गुने कितना 3 प्लस ये 1 और बट्टा में 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 और इस तरह से यदि अनंत तक जाएंगे तो ये आपका उत्तर जो होगा
7 1 क्या हो जाएगा 8, क्योंकि भाई यहाँ का जो 2 है, आगे का जो 2 है ये सवाल में मेरा नहीं था, तो 2 जाके घट जाएगा, यानी उत्तर आपका कहलाएगा बी नंबर। उम्मीद है आप लोग सारे विद्यार्थी लोग समझे होंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला विद्यार्थीगण क्वेश्चन दे दिया है 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 7 के 60 पदों का मान ज्ञात करें। इसके विद्यार्थीगण 60 पदों का मान ज्ञात करना है। इसके विद्यार्थीगण 60 पदों का मान ज्ञात करना है, गौर करेंगे। तब हम विद्यार्थीगण जब 60 पदों का मान ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा 1 और उसके बाद माइनस हो जाएगा 10 और प्लस विद्यार्थीगण 3 और माइनस दे दिया है 12 प्लस विद्यार्थीगण 5 और माइनस 14 और प्लस 7 और इस तरह से विद्यार्थीगण टोटल 60 पद है। तो विद्यार्थीगण आप सारे विद्यार्थी थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप जान गए होंगे कि श्रेणी में 2 सीरीज चल रहा है। कभी भी विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न जिसमें विद्यार्थीगण 2 श्रेणी एक साथ चले, 3 श्रेणी एक साथ चले, तो ऐसे में सबसे पहले उन्हें हम अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर 2 श्रेणी चल रहा है। एक श्रेणी विद्यार्थीगण देखें ओड नंबर का, गौर करेंगे। देखिए 1 से विद्यार्थीगण 3 हुआ, 3 से विद्यार्थीगण 5 हुआ, 5 से विद्यार्थीगण 7 हुआ, यह एक श्रेणी चल रहा था। और एक विद्यार्थीगण -10 से -12 हुआ, -14 हुआ, एक ये श्रेणी चल रहा था। तो हम यदि हम इसे अलग अलग कर दें तो हम ऐसे कह सकते थे कि एक, ध्यान दीजिएगा, एक प्लस विद्यार्थीगण 3 और प्लस विद्यार्थीगण 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 और इस तरह से विद्यार्थीगण ये गया है। तो ये विद्यार्थीगण 30 पद तक होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं विद्यार्थीगण? कितना पद तक होगा? 30 पद तक होगा। और उसके बाद इस सारे इस सीरीज में से यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 और प्लस 12 विद्यार्थीगण, अब प्लस 14 माइनस तो हम कॉमन ले लिए और इधर हो जाएगा 30 पद होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जब हम जान गए कि यदि 60 पद टोटल है तो हम क्या करें, दोनों पद को अलग अलग कर दिए भाई, तो ये भी 30 पद हुआ होगा, वो भी 30 पद हो गया, मिलाकर करेंगे तो टोटल विद्यार्थीगण 60 पद तैयार हुआ। तो जब भी विद्यार्थीगण ऐसा हमको दिखे कि कोई भी श्रेणी दो अलग अलग पद, कोई भी सीरीज दो अलग अलग सीरीज से बन के मिला है, तो सबसे पहले विद्यार्थीगण उस सीरीज को क्या कर ले, निकाल ले बाहर, अलग अलग कर ले, सुविधा होगा विद्यार्थीगण हल करने में। अब यहाँ पर विद्यार्थीगण यही बचा, तो आपके पास विद्यार्थीगण देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके 30 पद का योग और उसके 30 पद का योग निकालना। तो यहाँ पर विद्यार्थीगण यदि 30 पद का योग इसको निकालना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं विद्यार्थीगण, या तो आप जनरल फार्मूला का यूज करें या विद्यार्थीगण एपी में जाएं। एपी को हम जानते हैं कि सम ऑफ एन, एन पद का योग हम जानते हैं। एपी में यदि जानते हैं तो सम ऑफ एन बराबर जो होता है, क्या होता है भाई मेरे, तो बोलिएगा सर n/2 होता है और ब्रैकेट होता है विद्यार्थीगण ट्वाइस से और प्लस हो जाता है n-1 और इनटू क्या होता है, d होता है। तो ये विद्यार्थीगण सम ऑफ n का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है सम ऑफ n विद्यार्थीगण, यदि n पदों के योग को हमको जोड़ा जाता है तो n/2 ट्वाइस से n-1 इंटू d। n होता है पदों की संख्या, n होता है पदों की संख्या, इसमें भी n का मान 30 होगा, उसमें भी n का मान 30 होगा।
इसमें भी n का मान 30 होगा, उसमें भी n का मान 30 होगा। a कहलाता है प्रथम पद, इसमें प्रथम पद 1 है, उसका प्रथम पद 10 है। n होता है पदों की संख्या, जो n यहाँ वही, और होता है दो पदों के बीच का अंतर। तो यदि विद्यार्थीगण ये दिमाग में है तो आइए विद्यार्थीगण इसी का यूज करके हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसके अनुसार 30/2 तो आप बोलिएगा सर 15, 30/2 तो हो जाएगा भाई 15। ए 1 और 2 से गुना ट्वाइस ना होता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस। और प्लस विद्यार्थीगण क्या होगा, 30 में से 1 गया तो आप बोलिएगा 29, 30 में से 1 गया तो आप बोलिएगा 29। अरे n-1 है ना, n-1 तो 30 - 1 29, और 29 दूना तो 58, 29 दूना तो 58, तो ये 58 हो जाएगा। ये बात यहां हुआ, माइनस का चिन्ह तो माइनस। फिर से विद्यार्थीगण ये 30/2 यानी हो जाएगा 15, 30/2 यानी 15। अब ट्वाइस से तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ट्वाइस से यानी 20। अब यहाँ पर n-1 दोनों में विद्यार्थीगण हम इसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, तो 30 - 1 29, और दो पदों के बीच का गैपिंग d होता है, दो पदों के बीच का गैपिंग d, तो 29 और 29 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये आप बोलिएगा सर 58 होगा। ये बात सामने आया। तो एक बात बताएं विद्यार्थीगण, यहाँ पर जब आप हल करे होंगे तो आप कहिएगा कि सर 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लिए। यहाँ पर बचेगा 60, तो ये हो जाएगा आपका 60, और माइनस यहाँ पर बचेगा भाई कितना, तो ये हो जाएगा सर, ये आपका 5 दूनी 7, 78 हो जाएगा। तो इसको जब आप हल करे होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, और मल्टीप्लाई बाय इसमें निगेटिव में बचेगा, क्योंकि निगेटिव बड़ा का है, तो निगेटिव में बचेगा, तो ये हो जाएगा, घटेगा तो माइनस हो जाएगा आपका 18, ये आपका 18 हो जाएगा। अब इसी को विद्यार्थीगण यदि आप हल करते हैं तो यहाँ से 2 निकाल दीजिए, यहाँ से 5 निकाल दीजिए, तो यहाँ से 2 निकालेंगे तो 9, यहाँ से 5 निकालें 9 तो यहाँ 27, और एक 0, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा -270। है ऑप्शन में, बिल्कुल है, यही विद्यार्थीगण आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी -270। आसान यही रहेगा निकालना। n होता है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद, और d होता है विद्यार्थीगण दो पदों के बीच का अंतर। d को हम लोग विद्यार्थीगण सर्वानुपात। यदि ये समझ में ना आया कैसे बना, तो सुबह विद्यार्थीगण क्लास चल रहा है 9 AM से APJPHP, ठीक ना, उसको विद्यार्थीगण देखिए, सुबह में 9 AM से जो क्लास चल रहा है उसमें पूर्णतः APJPHP को पूरा पढ़ा है। यही प्रोसेस आपको आसान लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थीगण, अब सिंप्लीफिकेशन का कुछ विद्यार्थीगण लैंग्वेज टाइप वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, जिसमें विद्यार्थीगण लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। पहले विद्यार्थीगण क्या करते हैं, इस लैंग्वेज वाले को देख लेते हैं, और उसके बाद कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इसको हम समाप्त करते हैं। कल इसका लास्ट क्लास होगा, आज देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कल तक ये चलेगा ना, कल तक ये चलेगा, गौर करेंगे। क्या कह रहा है, एक लड़के को किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने को कहा गया। लड़का को कहा गया कि एक धनराशि का 3/8 ज्ञात करो, कहा गया। उस राशि का 3/8 से वो गुना करने के स्थान पर 3/8 से भाग दे दिया, जो सही उत्तर से 55 अधिक। यानी कहा गया था, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का को कहा गया था, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का को कहा गया था कि भाई संख्या का 3 क्या ज्ञात करो, 8। ये कहा गया था कि संख्या को 3/8 से गुना करो। संख्या मान लेते हैं x, संख्या मान लेते हैं x। कहा गया था कि संख्या को 3/8 से गुणा करो, लेकिन वो 3/8 से विद्यार्थीगण भाग दे दिया। तो 3/8 से भाग दिया तो 3 और नीचे 8, तो 8 ऊपर ना चला जाएगा, 8 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये सही ये था भाई, सही ये था, लेकिन उससे गलती से ये हो गया, ये गलती से विद्यार्थीगण ये हो गया, सही ये था, गलती, जिससे उत्तर विद्यार्थीगण डिफरेंस कितना का हो गया, 55 का। तो उत्तर का विद्यार्थीगण डिफरेंस कितना का हो गया, 55 का। जब आप एलसीएम लिएगा विद्यार्थीगण, तो यहाँ 8 3 का विद्यार्थीगण हो जाएगा आपका 24, यहाँ से देंगे 3 8 8 64, और यहाँ से देंगे तो यहाँ पर 3 3 9, तो 64 में 9 गया तो ऊपर में हो जाएगा 55,
ऊपर में होगा 55x बराबर हो जाएगा 55, 55 से 55 कट गया अर्थात x का मान जो हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। उत्तर आपका 24 होगा, उत्तर 24 होगा, नहीं सॉरी उत्तर 24 नहीं होगा, x का मान 24 होगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ में गड़बड़ ना कर दीजिएगा। हमसे विद्यार्थीगण कहा गया है कि सही उत्तर ज्ञात करें, माने जो सही था वो ज्ञात करना है। तो मेरा जो सही उत्तर होगा वो जो मेरा राइट हुआ होगा वो क्या होगा, संख्या मेरा कितना 24, संख्या मेरा 24 आया है, लेकिन आपको क्या करना है कि सही उत्तर क्या हुआ होगा, सही वाला ज्ञात करना है, यानी संख्या का 3/8 ज्ञात करना था। तो 8 3 का विद्यार्थीगण 24 हो गया यानी 9, यानी उत्तर क्या है, सही उत्तर 9 है। संख्या पूछता, ध्यान दीजिएगा, हमसे यदि संख्या पूछता कि बताइए वो संख्या क्या है, तब उत्तर होता कितना 24। अधिकतर विद्यार्थी के देखिए थोड़ा सा कॉमन सा चीज है, संख्या क्या होता तो 24 होता, संख्या क्या होता 24, लेकिन ये पूछ रहा है कि नहीं सही क्या था। तो सही क्या था कि जब हमको संख्या मिल गया तो हमको क्या, एक लड़के को धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने को कहा गया था, 3/8 ज्ञात करने को कहा गया था, वही सही था, लेकिन वो 3/8 के गुना करने के बजाय 3/8 से भाग दिए, गलती ये हो गया था। तो हम पहले x का मान निकाल लेंगे और सही वैल्यू निकालेंगे। हमसे बोल रहा है कि सही उत्तर ज्ञात करिए, हमसे संख्या ना पूछ रहा है, जबकि ऑप्शन में देखिए संख्या भी है। बहुत सारे विद्यार्थी 24 निकाले 24 मार के आ गए, ये गलत है। ये आपका सही उत्तर पूछ रहा है कि सही आंसर क्या है, तो सही आंसर ये है, यानी संख्या का 3/8 निकालना होगा। तो संख्या का 3/8 तो 9, उत्तर विद्यार्थीगण इसका 9 होगा ना, आंसर इसका 9 होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि किसी भिन्न का अंश 20% और हर जो है 20% से बढ़ा दिया जाए, परिणाम स्वरूप भिन्न जो है 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। भाई ध्यान दीजिएगा, वो क्या रहा है गौर करेंगे। जब विद्यार्थीगण जब किसी भिन्न का अंश, यानी विद्यार्थीगण ये अंश x है और हर को मान लिया जाए y, ये आपका y मान लिया जाए। अब कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ा देना, तो बढ़ा देने का अर्थ होता है कि जब भी विद्यार्थीगण हम 20% ग्रोथ करते हैं, 20% वृद्धि करते हैं, तो होता क्या है 20 और बट्टा में क्या कर देंगे 100, और 20% बढ़ा देंगे तो ऊपर में ले आके जोड़ देंगे, या 20% बढ़ा देंगे तो ऊपर में वैल्यू जोड़ देंगे, यानी ये जो हो जाएगा, ये जो होगा 20% बढ़ाने का अर्थ है कि 120% हो जाएगा। यार उसके बाद कह रहा है कि हर को 25% बढ़ा दी, तो 25% बढ़ा दिए तो ये 125 हो जाएगा। यानी यदि बढ़ाएंगे तो 100 में जोड़कर और घटाएंगे तो 100 में घटा देंगे। यदि बढ़ाना होगा तो 100 में बढ़ाएंगे, घटाना होगा तो 100 के रिस्पेक्ट में घटाएंगे। जब भी कोई भिन्न के बारे में बोले कि हम इतना बढ़ा दिए इतना घटा दिए से, तब तत्पश्चात जो भिन्न जो हो गया 3 में क्या हो गया 5 हो गया, तत्पश्चात जो भिन्न हो गया 3/5 हो गया। एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए, अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए। यहां पर याद रखिए, बढ़ेगा तो 100 में ऐड करके लिखेंगे और घटेगा तो 100 में घटा करके लिखेंगे। बढ़ेगा तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे और घटेगा तो 100 में घटा करके लिखेंगे। आइए विद्यार्थीगण, इसे जब हम कट कर रहे होंगे, इसे हम काटेंगे। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, देखा जाए 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50-25, ये आपका 25 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा। 5 से ये कटेगा 5 बार में और 3 से कटेगा 8 बार में, यानी जो ओरिजिनल भिन्न मेरा x और y आएगा, 5 ऊपर में चला जाएगा और 8 नीचे में, तो आंसर होगा 5/8। उत्तर होगा 5/8, सी नंबर। उत्तर होगा 5/8 यानी सी नंबर, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न में दिया गया एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष पेंसिल का भाग नीला हो तो इस नीले भाग की लंबाई 3.1/6 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल का कुल लंबाई क्या है।
हमेशा याद रखेंगे विद्यार्थीगण, प्रश्न फ्रैक्शन में हो, प्रश्न परसेंटेज में हो, प्रश्न लैंग्वेज में हो, तो हमेशा यदि क्वेश्चन में कोई भी रिजल्ट दिया रहे, क्वेश्चन में कोई परिणाम दिया रहे, तो हमेशा ये चीज ध्यान देंगे कि परिणाम के रिस्पेक्ट में ही सोच का इस्तेमाल करेंगे। परिणाम क्या दिया है, हम यहाँ पर विद्यार्थीगण यदि सवाल को पढ़ रहे थे तो सुनिए क्या कह रहा है। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, उसके बाद पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है और शेष भाग नीला है तथा नीले भाग की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, ये जो विद्यार्थीगण लंबाई सेंटीमीटर लगा के दे, रुपया लगा के दे, ये प्रश्न का रिजल्ट होता है, ये प्रश्न का परिणाम होता है। ये परिणाम नहीं है, ये भाग है। याद रखिएगा, फ्रैक्शन या परसेंटेज ये या रेशियो, ये सवाल का विद्यार्थीगण रिजल्ट नहीं होता है, ये सवाल का रिजल्ट नहीं होता है, ये सवाल का रिजल्ट नहीं होता है, सवाल का रिजल्ट नहीं। रिजल्ट है क्या, रिजल्ट यदि कह देगा कि 50 सेंटीमीटर, ये सवाल का रिजल्ट है। 80 विद्यार्थीगण रुपया, ये सवाल का रिजल्ट है। ये 500 केजी, ये सवाल का रिजल्ट है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि ये जो विद्यार्थीगण कभी फ्रैक्शन में देगा, ये कभी क्वेश्चन परसेंटेज में देगा, कभी रेशियो में देगा, तो ये बस सवाल को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि ये जो 500 सेंटीमीटर लगा के दे, रुपया लगा के दे, केजी लगा दे, ये सब सवाल के कुछ टर्म्स के परिणाम होते हैं। तो आप हमेशा बोल रहे हैं कि परिणाम पहले देखें कि परिणाम है क्या। जो परिणाम रहे, मैथमेटिक्स इसी का नाम है कि जो परिणाम रहे आप वहां तक कैसे पहुंच पाते हैं, यही विद्यार्थीगण सोचना। अधिकतर 60% मैथमेटिक्स इसी बेस पर रहता है। सवाल देगा फ्रैक्शन में दे सकता है, सवाल देगा परसेंटेज में दे सकता है, सवाल देगा रेशियो में दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया होगा। रिजल्ट में हमेशा रुपया, सेंटीमीटर, केजी वगैरह लगा रहता है, वही सवाल का परिणाम है। आप उस परिणाम को देखिए, परिणाम को परखिए और दिमाग से पूछिए कि इस परिणाम के पास हमें कैसे पहुंचना है, इस परिणाम के पास हमको कैसे पहुंचना है। बस यही तो मैथ है विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा। तब यहां पर यदि हम इस लैंग्वेज को देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा दे दिया है नीला, यानी आप कहिएगा कि सर परिणाम जो है नीला का लंबाई दिया है, हमको नीले भाग की लंबाई दे दिया है इतना सेंटीमीटर, ये नीले भाग की लंबाई दिया है, तब हम भी अब नीले भाग निकालेंगे। जो परिणाम दे वही निकालना स्टार्ट करिए, जो परिणाम दे वही निकालना स्टार्ट करिए। चलिए अब शुरुआत से चलते हैं। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष का 1/2 भाग सफेद है, यानी विद्यार्थीगण दो रंग हो गया, एक काला हो गया, एक सफेद, और शेष नीला है। तो पहले हम क्या करते हैं, काला, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले ब्लैक एंड व्हाइट को जोड़ लेते हैं। तब ब्लैक कितना है भाई, तो सर ब्लैक जो है 1/8 भाग है, ब्लैक जो है 1/8 भाग है। तो अब शेष क्या बचा, शेष का तो 7/8 बचा सर शेष का आधा भाग जो है व्हाइट है, ये व्हाइट है। ध्यान देंगे, इतना बात हमसे पहले कह दिया, इतना बात कह दिया, ब्लैक और व्हाइट के बारे में कह दिया कि सर ब्लैक 1/8 है, ब्लैक 1/8 है, ब्लैक 1/8 है, और इसके शेष का तो हम जानते हैं विद्यार्थी, शेष पेंसिल का तो शेष बचा 7/8, शेष का आधा व्हाइट है, शेष का आधा व्हाइट है। इतना बात हुआ। जब हम इसे हल करेंगे तो नीचे में आपका देखेंगे 16 आ जाएगा, यहां पर आपका 16 हो गया, यहां से देंगे तो ये 2, और यहां पर विद्यार्थी 16, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, यानी 9/16 ये लोग दोनों मिलके है। यानी एक पेंसिल था, एक पेंसिल हुआ होगा विद्यार्थीगण, एक पेंसिल हुआ होगा, इसका 9/16 हिस्सा, यानी इतना ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 9/16 हिस्सा ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक और व्हाइट मिलाकर है, ये ब्लैक और व्हाइट मिलाकर 9/16। तो अब बचा कितना, तो आप बोलिएगा सर शेष निकाल दीजिए ना, बचा कितना, तो आप बोलिएगा सर 7/16 बचा है। तो मेरा शेष बचा कितना, तो आप बोलिएगा सर शेष जो बचा है ये 7 बट्टा में कितना बचा होगा 16। पेंसिल का दो कलर में ब्लैक और व्हाइट मिलके 9/16, पेंसिल का 9/16 ये लोग मिलके, तो बचा कितना होगा 7/16। लेकिन यहां लिखा है कि इसके नीले भाग की लंबाई इतना, यदि शेष भाग नीला हो तो शेष आया मेरा फ्रैक्शन में आया 7/16, और इसी का मान दे दिया है कितना, तो ये कह रहा है कि इतना सेंटीमीटर है। मेरे अनुसार नीला का भाग 7/16,
मेरे अनुसार नीला का भाग 60/16, लेकिन इसके अनुसार दिया है 2 दूनी 3 दूनी 6 और 7, 7 में ये 2 और ये सेंटीमीटर। तो देखिए हम यही चीज बोल रहे थे कि जो रिजल्ट दिया रहे वही चीज निकालकर उसको दे दीजिए। ये आपका नीला भाग का लंबाई था, ये नीला भाग का लंबाई था, हम नीला भाग का फ्रैक्शन निकाल लिए। ये नीला भाग का लंबाई था, हम नीला भाग का फ्रैक्शन निकाल लिए। नीला भाग पहले ब्लैक और व्हाइट को जोड़ लिए तो ब्लैक और व्हाइट 9/16 आया। पहले ब्लैक और व्हाइट को जोड़ लिए तो ब्लैक और व्हाइट 9/16 आया। शेष कितना? तो शेष 7/16। यही तो नीला है, तो यही कट जाएगा। 7 7 16 ऊपर गया तो यह फ्रैक्शन में एक का मान टोटल को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन में एक का मान टोटल को, तो 16 ऊपर जाएगा बटे 2, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और यही आप इसका प्रश्न का उत्तर है, 8 सेंटीमीटर। ऑनलाइन पढ़ाए तो ऑफलाइन बोलिए, ऑफलाइन पढ़ाए तो ऑनलाइन पढ़िए। कमेंट विद्यार्थी लोग कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन कब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष रहे हो तो उसका आय कितना है? ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट पता है कि सब खर्च करने के बाद उसको 400 रुपया बचा। तो आप क्या करिए ना कि सबसे पहले सारे फ्रैक्शन को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखिए कि सर अब बचा मेरे पास इतना, लेकिन बचा है 400। बचा हुआ राशि फ्रैक्शन में इतना, लेकिन बचा हुआ 4। रिजल्ट दो जे, उसी के रिस्पेक्ट में सोचना स्टार्ट करिए। तो अभी उसके पास बचा है 400, तो पहले आपका फ्रैक्शन में दिया है, सारे फ्रैक्शन को समेट लें, सारे फ्रैक्शन को जोड़ लें। जोड़ने के बाद हमको आ जाएगा कि कितना विद्यार्थीगण राशि बचा। तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान पर, अपनी आय का 1/5 भाग कपड़े पर व्यय करता है। तो बताइए टोटल एक्सपेंस कितना किया? ध्यान दीजिएगा, यदि टोटल हम एक्सपेंस इसका टोटल खर्च निकाल लें, टोटल खर्च यदि निकाल लेते हैं, इसका टोटल खर्च निकालें तो क्या क्या किया है। देखिए सबसे पहले अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, तो 1/3 भाग भोजन पर। उसके बाद आय का 2/5 मकान पर, तो आय का 2/5 मकान पर, और प्लस अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ा पर, तो 1/5 भाग क्या पर? कपड़ा पर व्यय करता है। यदि अब उसके पास, तो देखते हैं कि यदि भाग के रूप में ये कितना व्यय किया, तो हम जान गए कि नीचे में हो जाएगा आपका 15, नीचे में 15, यहां से विद्यार्थीगण देंगे तो 5, यहां से देंगे तो 6, 11, और यहां से देंगे 3, 11, 3, 14, यानी विद्यार्थीगण 14/15 यदि भिन्न का जोड़ करेंगे, यानी ये अपने आय का 14/15 हिस्सा खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। अपनी आय का 14/15 भाग 14/15 भाग खर्च कर दिया। अब दिमाग लगाइए भाई, बचा कितना? उसके पास कितना बचा हुआ है? तब बताइए विद्यार्थीगण शेष बचा कितना? तो आप बोलिएगा कि सर फ्रैक्शन में बचा है अब 1/15, फ्रैक्शन में बचा है 1/15, लेकिन बचा है वो रुपया में। अभी रुपया में उसके पास जो शेष बचा है वो 400 रुपया है। तब मेरे अनुसार बचा, यहां से जब आप देखें कि 15 में 14 हिस्सा खर्च कर दिया, 15 में 14 हिस्सा खर्च कर दिया, तो 1/15 और इसी का मान दे दिया है कितना? 400 रुपया। तो फ्रैक्शन में जब हो तो एक का मान टोटल होता है, फ्रैक्शन में जब हो तो एक का मान टोटल होता है। अब यहीं पर विद्यार्थीगण यहां पर हम बांटेंगे, तो ये 15 चौके 60,
और यह हो जाएगा 6,000 रुपया। आंसर होगा 6,000। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। कुछ दिन पढ़िए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सरस्वती पूजा के बाद आपका क्लास चलेगा। जितना दिन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पढ़िए आराम से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिया गया किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है तो विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। यानी प्रेजेंटेशन निकालना है, उपस्थित भाग निकालना है। हमें क्या निकालना है भाई, तो एक लाइन लिख देते हैं, हमें निकालना है उपस्थित भाग। ध्यान देंगे, उपस्थिति का भाग निकालना है तो हम डाटा उसी के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। चलिए कैसे देखा जाए। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 गर्ल्स है, 3/5 गर्ल्स है। तो जाहिर सी बात है कि जब 3/5 गर्ल्स हुए होंगे, जब 3/5 गर्ल्स हुए होंगे तो 2/5 बॉयज हुए होंगे। जब आपसे कह दिया है कि गर्ल्स जो हैं, जब आपसे कह दिया है कि 3/5 लड़कियां हैं, अरे भाई तो शेष बॉयज हुए होंगे। शेष क्या हो, इतना थे। लेकिन हम जानते हैं कि क्लास में अधिकतर विद्यार्थी रेगुलर नहीं रहते हैं, तो ये लड़की लोग थी। टोटल क्लास का 3 हिस्सा गर्ल्स थी और टोटल क्लास का 2 हिस्सा बॉय था। टोटल क्लास का 3 हिस्सा गर्ल्स थी और टोटल क्लास का 2 हिस्सा बॉय था। अब आपसे कह रहा है क्या, और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, नहीं आया है। गौर करिएगा, यहां पर अनुपस्थिति को रिप्रेजेंट करने वाला फ्रैक्शन दिया है। माने लड़की लोग है 3/5, लड़की लोग है 3/5, लेकिन लड़कियों की संख्या का 2/9 नहीं आई है। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, उपस्थिति। तो लड़की जितना है इसका का माने मल्टीपल, इसका 2/9, इसका 2/9, इसका 2/9 नहीं आई है। इसका 2/9, लड़की की संख्या का 2/9 नहीं आई है। लड़की की संख्या का 2/9 नहीं आई है, तो आई कितना, तो शेष लिखिए। तो ये विद्यार्थीगण शेष लिखिएगा ना, तो 7/9 लड़कियां आई होंगी। 7/विद्यार्थीगण 9 लड़कियां आई होगी और लड़कों के संख्या का 1/4 अनुपस्थित है। माने जितना लड़का है, लड़का है, लड़कों की संख्या का माने मल्टीपल गुना, लड़की संख्या का 1/4 सब नहीं आया। तो हम चूंकि निकाल क्या रहे, आया कितना, तो 3 यहां पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए तीसरी का ये 9 हो गया, इधर हो गया 7 में कितना हो जाएगा 15, प्लस यहाँ पर ये 2 हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा आपका 3 और बट्टा में कितना 10, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 30। 30 हो गया, 15 से लगाएंगे तो 2, 14 इधर हो गया, 10 से लगाएंगे 9, 14 और 9 23, यानी उत्तर होगा 23/30 है, 23/30। हाँ, ए नंबर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको उपस्थिति का निकालना है। हमको उपस्थिति, हमको ये कहा गया है कि गर्ल्स विद्यार्थीगण 3/5 हैं, गर्ल्स का हिस्सा 3/5 है तो शेष बॉय होंगे, 2/5 बॉय हुए होंगे। अब जितना भी लड़कियां लोग हैं उसका, लड़कियों लोग का 2/9,
2/9 नहीं आई, इस लड़की लोग का 2/9 नहीं है, तो आई कितना होगी? 7/9 हिस्सा आई होगी। और लड़कों लोग का 1/4 सब नहीं आया, तो आया कितना होगा? तो 3/4 हिस्सा आया होगा। बस इसी को हल कर लेंगे। यदि ना समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो को देखिए विद्यार्थीगण, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक किसान के पास n गाय हैं, गायों के झुंड में को एक किसान के पास n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार वितरित करता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिला, दूसरे बेटे को चौथाई, तीसरे को 1/5, चौथे को 7 गाय मिलती है, तदनुसार n का मान क्या होगा? देखा जाए, एक किसान के पास टोटल n गाय था, अब वो गाय को अपन बेटा में बांट रहा है। कितना बेटा है? 4। कह रहा है कि विद्यार्थीगण इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को, ध्यान दीजिए, पहले बेटे को आधा, तो यानी n गाय का आधा पहला बेटा को दे दिए, जितना भी गाय था आधा पहला बेटा को दे दिए। अच्छा, पहला बेटा को दे दिए। अब कह रहे झुंड मिलते हैं, दूसरे को चौथाई मिलते हैं, तो दूसरे को विद्यार्थीगण गायों का चौथाई मिलते हैं। उसके बाद तीसरे को 1/5 मिलते हैं, और चौथे को 7 गाय मिलते हैं, चलिए चारों बेटा को हम गाय मेरे पास n गाय शुरुआत में कह दिया है कि n गाय को हम 4 बेटा में बांटे हैं। पहला बेटा को गायों की संख्या का आधा, दूसरा बेटा को गायों की संख्या का चौथाई, तीसरा बेटा को गायों की संख्या का 5वां भाग, और चौथा को 7 को। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 बेटा है, यहां पर वितरित करता है। पहले बेटे को आधा का अर्थ होता है बट्टे में 2 करना, दूसरे को चौथाई का अर्थ होता है बट्टे में 4 करना, तीसरे को 1/5, तो 1/5 कर दिए, और चौथे को 7 गाय मिला, तो 7 सिर्फ लिखेंगे। और इस सारे विद्यार्थीगण गायों का सम, इन सारे गायों का सम क्या n के बराबर होगा? टोटल गाय n ही ना था, तो टोटल n के बराबर हो गया होगा। यदि हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, 7 को यही छोड़ देते हैं, बाकी सारे डाटा को उधर ले आते हैं, 7 को छोड़ते हैं। यहां पर यदि आप हल करे होंगे तो इनका जो एलसीएम बनेगा, हम अभी 7 को छोड़ देते हैं अलग, 7 को छोड़ देते हैं, जिन पर n है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो इनका एलसीएम होगा 5 का 20, ये विद्यार्थीगण 20 बन जाएगा। यहां से देंगे 2 बार में तो 10, 4 से देंगे 5, और 5 से देंगे 4, यानी इधर हो जाएगा 19n, और इधर बचा हुआ है कितना n? अरे होगा ना। अब ये 19n उधर जाएगा, 19/20 उधर जाएगा, तो इधर तो 7 हुआ था, और ये जाके उधर घटेगा, तो -19n 20 में से 19 गया, तो n बट्टा में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो भाई मेरे n का मान कितना बना? तो आप बोलिएगा सर 140 बना। उत्तर हो जाएगा 140 गाय। पहला बेटा को आधा गाय दिया, दूसरा को चौथाई, तीसरा को पंचाई, और उसके बाद चौथा को 7 गाय दिया। यह चारों बेटा का बंटवारा था, क्योंकि हम जानते हैं चारों बेटा को जो गाय हुआ होगा वो टोटल गाय n के बराबर हुआ होगा। चारों बेटा को जो गाय हुआ होगा वो टोटल n के बराबर हुआ होगा। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, किसी व्यक्ति को लिखा गया है, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बचा हुआ है, तो बताइए पुस्तक में पृष्ठ। तो ये विद्यार्थीगण 2 डेज में पढ़ा कितना, ये 2 डेज में कितना पढ़ा पहले ये निकाल लेंगे। तो चलिए, एक व्यक्ति ने पुस्तक को पढ़ा और पहला दिन 2/5 पढ़ा, पहला दिन भाई मेरे 2/5 पढ़ा, पहला दिन 2/5 पढ़ा। दूसरे दिन ध्यान दीजिएगा, दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तो दूसरे दिन पहले दिन से यानी 2/5 से 1/3 अधिक पढ़ा, 1/3 अधिक पढ़ा, तो ये हो जाएगा 1/3 यानी 4/3। देखा जाए 1/3 अधिक पढ़ने का अर्थ है ये ऊपर में हम ऐड करके लिखेंगे ना। जब भी विद्यार्थीगण फ्रैक्शन के बाद अधिक लगे, जैसे हम बोलेंगे कभी 3 ये आपका 3/5 अधिक बोल दें, यदि फ्रैक्शन के बाद यदि अधिक बोल दें
तो हम इसको लिखेंगे क्या, जोड़कर 8 बट्टा में कितना लिखेंगे 5। यही यदि हम 3/5 के बाद यदि कम बोल दें तो आप क्या करिएगा ना, इसको लिखिएगा घटाकर, तो ये 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 5। तो ये ध्यान दीजिएगा, यदि फ्रैक्शन के बाद अधिक लिखा रहे तो नीचे में जोड़कर फ्रैक्शन का यूज करते हैं, और फ्रैक्शन के बाद यदि कम लिखा रहे तो घटाकर फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। यहां पर विद्यार्थीगण हमसे कह रहा था कि एक पुस्तक का पहला दिन 2/5 पढ़ा गया, एक पुस्तक का पहला दिन 2/5 पढ़ा गया, और दूसरा दिन पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा गया। तो पहले दिन से, तो पहला दिन 2/5 था, पहले दिन से 1/3 अधिक माने जोड़ देंगे, तब इसका जब फ्रैक्शनिंग वैल्यू निकालेंगे तो सर इधर हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो नीचे में एलसीएम ले लेंगे, तो आप बोलिएगा एलसीएम हो जाएगा सर 15 यहां पर देंगे 5 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा 6 प्लस यहां 15 से, तो यहां हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका कितना 14 बट्टा में कितना 15। यानी विद्यार्थीगण ये जो पढ़ा है वो 14/15 हिस्सा पढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा 15 5 से देंगे तो 3 बार में 3 दूनी का 6, यहाँ पर विद्यार्थीगण 15 तो ऊपर में 8 हो गया, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14/15। यानी 2 दिन में पुस्तक का 14/15 हिस्सा पढ़ लिया है, 2 दिन में पुस्तक का 14/15 हिस्सा, यानी 15 हिस्सा में 14 हिस्सा पढ़ लिया। तो शेष बचा क्या मेरे भाई, तो आप बोलिएगा कि सर शेष जो बचा 1/15, और 15 भाग बचा है, और लेकिन वो पेज के रूप में कितना है 15 पृष्ठ है, वो विद्यार्थीगण 15 पृष्ठ है। तो एक का मान टोटल होता है, तो ये टोटल जो हो जाएगा 15 या 225, यानी विद्यार्थीगण इतना पेज होगा टोटल पुस्तक का 225 है ऑप्शन में। चलिए 225, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है, राहुल खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार से देता है। राहुल है एक, अपना खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार से देता है। वो अपनी आय का 2/5 भाग भोजन पर, 3/20 भाग आवास पर, 3/25 भाग वस्त्र पर, 2/25 भाग शिक्षा पर, 1/25 भाग परिवहन पर और 1/20 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। उसके द्वारा बचत की गई हिस्सा क्या है। तो ठीक है, हम पहले एक्सपेंस निकाल लेते हैं। हमारा खर्च दिया था, बाद में पता चल जाएगा कि सेविंग कितना किया है। चलिए कितना खर्च किया है, तो सबसे पहले सर आय का 2/5 भाग भोजन पर, तो 2/5 भाग भोजन पर प्लस 3/20 भाग, 3/20 भाग आवास पर प्लस 3/25 भाग, 3/25 भाग, 3/25 भाग वस्त्र पर प्लस 2/25 भाग शिक्षा पर, 2/25 भाग शिक्षा पर, 1/25 भाग परिवहन पर, 1/25 भाग परिवहन पर और 1/20 भाग अन्य पर, 1/20 भाग अन्य पर। यानी जितना एक्सपेंस किया, जितना खर्च किया उसको लिख देंगे। यदि विद्यार्थीगण हम इनका एलसीएम लेते हैं, सारे का एलसीएम, तो 25, 20 और विद्यार्थीगण 5, एलसीएम 100 बन रहा है। हाँ 100 बनेगा, 100 बनेगा। अब यहां पर यदि 5 से देंगे तो 5 से देंगे 20 बार में, 20 दूनी का 40, ये हो गया 40। 20 से देंगे 5 बार में तो ये हो जाएगा 15। 25 से देंगे 4 बार में, 4 तिया का 12। 25 से देंगे 4 बार में तो 4 दूनी का 8। 25 से देंगे 4 बार में तो 4 एकम 4 और 20 से देंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी इतना मेरे पास आया। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे 40 और 15 और विद्यार्थीगण 8 इधर 20, यहाँ पर विद्यार्थीगण 8 इसको दिए तो 20, 20 60 60 60 60 5 इसको दिए तो ये 20 और 60 80 80 और 4 84, ये विद्यार्थीगण 84 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। 84 और 100 यानी काट देंगे 4 बार में तो ऊपर में 21 और 4 से नीचे काटेंगे तो 25, यानी 21/25 हिस्सा खर्च कर देता है। यानी जितना कमाया उसमें से 25 यूनिट में से 21 हिस्सा खर्च कर देता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बचत कितना है, तो बताइए सेविंग कितना किया। सेविंग पूछ रहा है तो आप बोलिएगा कि सर कोई शेष निकाल दीजिए, तो 4/25 उत्तर होगा विद्यार्थीगण 4/25। 4/25 है बिल्कुल। सारे खर्च को हम ऐड कर लिए थे, जो बचेगा वही सेविंग होगा। सारे खर्च को ऐड कर लिए थे, जो बचेगा वही सेविंग होगा। ठीक है, आज हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके आगे का क्लास हम कल पढ़ाएंगे। कल इसको लेकर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन लास्ट करने वाले हैं। आप लोग को एक साथ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सिंप्लीफिकेशन का मिल जाएगा। आप जिनका छूट गया है उनको भी बोल दीजिए, सारे को देख लें,
क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होगा तो जहां तक हो गया है वहीं से हम लोग क्लास आगे बढ़ेंगे। दोनों मेथड रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। अब जो विद्यार्थी चाहेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक ना। आज यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।